हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये वही क्वेश्चन है जो रेलवे हर एक बार आपके पूछा है और जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है सारा कुछ इसमें आपको सिलेक्ट किया गया है। तो ध्यानपूर्वक आपको पूरा क्लास को लगाना है और सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है। सभी क्वेश्चन में आपको समय दिया जाएगा जिससे कि आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले पाएँ और लगभग क्वेश्चन इसमें आपका बनने चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स लगभग 95% आपको कवर करा दिया है और जितने भी आपका लेटेस्ट आपका मटेरियल्स था सारा कुछ मैंने आपको एंड करा दिया है। तो लगभग क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। जितना भी मैंने आपको रिवीजन पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है आंसर हिट करके, जैसा कि आप देखेंगे तो जो भी मैं आपको क्लास प्रोवाइड करता हूं इसका आंसर मैं टिक करके आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भेजता हूं, जिससे कि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएं। और यही रिवीजन आपके फाइनली इंप्रूवमेंट आपका लाता है, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आने वाले समय में आप क्वेश्चन को बना ही नहीं पाएंगे। इस कारण से आपको कंप्लीटली आपको रिवीजन करते रहना है। तो आइए आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, जो भी कैंडिडेट, प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे क्लास को लगाएंगे। और टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन नहीं है तो रिवीजन पीडीएफ के लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है। तो टेलीग्राम आपको अवश्य ज्वाइन करना है, जहां से आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कंप्लीटली आप चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश पूछा है कि जो है लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो आपको केल्विन में पूछा है, तो सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 को ऐड किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 277। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग डैश के बराबर होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक मैं आपको हर एक बार एक फॉर्मूला लिखाता हूँ। हालांकि जो तेज तराज कैंडिडेट है, जो ऑफर कॉन्फिडेंस वाले हैं, वो बिल्कुल इस क्वेश्चन को बना पाए होंगे, क्योंकि मानव बॉडी का जो सेल्सियस में आपका टेम्परेचर होता है ये लगभग आपके 37 डिग्री आपका सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो डायरेक्टली आप आंसर को हिट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका 37 डिग्री आपका सेल्सियस होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। या तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैं हर एक बार आपको फॉर्मूला आपको नोट डाउन कराता हूँ। C/100 F माइनस आपका 32 अपॉन आपका 180 होता है। इस पर कंप्लीटली आपको सेल्सियस का मान आपको यहाँ पर पुट करना है, एफ का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। इसको जिससे आप फ्रेंड सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर भी आपको वही फॉर्मूला का आपको यूज़ करना है। C अपॉन आपका 100 F माइनस आपका 32 अपॉन आपका 180 हो जाएगा। अब देखिए, सेल्सियस के जगह पर आप जैसे ही यहाँ पर जीरो को पुट करेंगे, क्योंकि प्रश्न में आपको जीरो रखने को कहा गया है, ये कंप्लीटली आपका फ्रेंड्स आपका जीरो हो जाएगा। नीचे नहीं कुछ तो आपका 1 रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 को जीरो से, तो कंप्लीटली आपका जीरो हो जाएगा। तो इसको ये जो आपका है ये आपका कंप्लीटली F माइनस 32 इक्वल टू आपका जीरो के फॉर्म में आ जाएगा और F इक्वल टू आपका यहाँ पर 32 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट का जा रहा है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके द्रव के रूप में यानी लिक्विड होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है, नोट्स में भी मैंने आपको कवर करा दिया है और लेटेस्ट जो आपका 4th एडिशन आपका लॉन्च हुआ था इसमें भी मैंने आपको कवर कराया था। अगर आप नए छात्र हैं तो आपको जरूर एक बार कवर करने चाहिए और जो जेन्युइन तरीका से जुड़े हुए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब कंप्लीटली आप चीज़ों को रिवीजन नहीं कर रहे हैं। रिवीजन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में भी आपसे नहीं बनेगा। इस कारण से कंप्लीटली आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र आपका तरीका है इंप्रूवमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है कि -200 डिग्री सेल्सियस पूछा है कि डैश फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है C अपॉन आपका 100 F माइनस आपका 32 अपॉन आपका 180 होता है। इस पर देखिए सेल्सियस का आपको वैल्यू पुट करना है, F आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसका देखिए आपका जो राइट आंसर आपका फाइनली आपका निकल करके आएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस आपका 392। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पानी का हिमांक बिंदु डैश होता है। पानी की हिमांक बिंदु की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 32 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 0 डिग्री केल्विन के इक्वल होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि परम शून्य डैश तापमान को दर्शाता है। परम शून्य की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
ये आपका 0 से 273 केल्विन कम दर्शाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी रेलवे में आपका पूछा गया है और रिपीटेड भी आपका है, तो इसको प्रॉपर तरीका से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है आपको क्रायोजेनिक इंजन डैश को दर्शाता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर क्रायोजेनिक इंजन की आप बात करेंगे तो इसका प्रयोग रॉकेट में किया जाता है, रॉकेट में। इसके अलावा अनेक तरह के विमान में और जो है आपके रेलवे में भी इसका इंजन का प्रयोग आपका क्रायोजेनिक का किया जा रहा है, जो कि आपके कम तापमान को दर्शाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। पानी की घनत्व की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे अधिकतम होगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। यह आपकी जो आपका 30 आपका 9 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ पर आपका गलत हो रहा है। देखिए आपका बिल्कुल आपका मैंने गलत बता दिया, यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान हटने के बाद आपका रॉन्ग हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और रेयर केस में अगर किसी क्वेश्चन में मिस हो जाता है तो आप सभी लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लगभग, हालांकि 100% एक्यूरेसी के साथ आपको कवर कराए जाते हैं टोटल आपकी चीजें। अगला कहा जा रहा है कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन पैमाने का मानव कक्षीय तापमान कितना होता है। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है केल्विन पैमाने का मानव कक्षीय तापमान कितना होता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये लगभग आपके 273 केल्विन होता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। तो देखिए केल्विन में परिवर्तित करने के लिए 273 को आपको ऐड करना है, और जैसे आप इसको ऐड करेंगे ये आपके लगभग आपका आ जाएगा 600 आपका 45 आपका केल्विन, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सेंटीग्रेड जो तापमान के मानव का यूनिट है, निम्नलिखित में से पूछा है कि किस पर नामित है। फ्रेंड्स, अगर आपने नोट्स को कवर किया है तो ये भी क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एंडर्स सेल्सियस के नाम पर आपका नामित है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक को दर्शाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइनस आपके 40 डिग्री, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंच सकता है। ताप की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका -273.15 के तापमान पर पहुंच सकता है, तो अप्रोक्स आपका राइट आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पर इसका तापमान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका केल्विन में आपको चेंज करना है, तो सिंपल सा इसमें आपको जो है 273 आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, जो अभी तक हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 351 केल्विन आ जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो अभी तक हम लोग 273 को ऐड कर रहे हैं सेल्सियस से केल्विन पर पहुंचने के लिए, और जबकि केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए -273 करते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए तापमान में 273 को ऐड किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये लगभग आपके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में अगर बात करेंगे तो 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रॉक्स इसे 37 डिग्री सेल्सियस के करीब आपका दिया रहता है। अगर दोनों ऑप्शन दिया जाता है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 36.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच पूछा जा रहा है कि क्या संबंध है। आंसर बताइएगा आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये आपका 273 आपके केल्विन के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। साथियों, अगर बात करें तापमान का तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पास्कल नहीं है। इसके अलावा फ़ारेनहाइट तापमान का एक इकाई है, सेल्सियस आपका है, केल्विन आपका है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बंद द्रव पर किसी भी भाग पर डाला गया दाब समान रूप से संचरित होता है, जिसे पास्कल का नियम कहा जाता है। पास्कल का एसआई मात्रक न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर होता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी द्रव के रूप में परिवर्तित होना, ठोस द्रव के रूप में परिवर्तित होना, या फिर द्रव आपके ठोस के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है।
केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक 273.15 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 273.15 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। देखिए कहा जा रहा है कि बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है ये 273 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 273 केल्विन के इक्वल होता है। और देखिए आपको सेल्सियस है, केल्विन में जाने के लिए 273 को ऐड करेंगे तो आपका दोस्तों राइट आंसर ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कहा जा रहा है कि घन वस्तु में उष्मा चालन का दर डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विकिरण द्वारा उष्मा का हस्तांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। विकिरण द्वारा उष्मा का हस्तांतरण इसके पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर डिपेंड करता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, इंपोर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स को आपको कंप्लीटली कवर करना है। विकिरण द्वारा उष्मा का हस्तांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा कहा जा रहा है नीचे एक अभिकथन ए दिया गया है और एक कारण आपको आर दिया गया है। अभिकथन एक में कहा जा रहा है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, जो बिल्कुल आपका राइट दिया गया है। अब देखिए अगला हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि लोहा गर्मियों में फैलता है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है, यानी एक दूसरे से आपका क्या है रिलेटेड है, और दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल आपका राइट है। तो अब बताइए आप सभी लोग करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर होगा ए और बी आपका दोनों करेक्ट दिया गया है। देखिए कहा जा रहा है ए सही है, आर गलत है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की उचित व्याख्या करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका बिल्कुल ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि डैश तंत्र पूछा जा रहा है कि तरल पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। चलिए आंसर बताइए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके संवहनी आपका संबंधी है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण की एक प्रणाली है। आंसर लगाइए, सही आंसर आपका क्या है। तो इसे हम लोग कहते हैं संवहन। तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कहा जा रहा है कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, संवहन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि। इसका एक सिंपल सा आपको रीजन देना है। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऊन उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, देखिए पूछा रहे कि ऊनी कपड़े शरीर को जड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि। तो इसका मुख्य रीजन है ऊन जो होता है उष्मा का कुचालक होता है। तो आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूछा रहा है कि उष्णता का कुचालक है, यानी बेड कंडक्टर है। तो बेड कंडक्टर के अंतर्गत आपका लकड़ी आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेवन में पूछा रहा है कि प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो इसका सिंपल सा एक रीजन होता है, ये अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सी विद्युत की पूछा रहा है कि विद्युत काफ़ी अच्छा चालक है। माइका दिया गया है, बेकेलाइट दिया गया है, ग्रेफाइट दिया गया है, शुष्क वायु दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी आपका 17/1/2017 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट की अगर बात करेंगे तो ये आपके कार्बन का अपरूप है जिसका प्रयोग ग्रेड पेंसिल और स्नेहक को बनाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसी वस्तु यानी पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनाता है। विद्युत की सुचालक की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर है सी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। विद्युत का सुचालक राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, चीनी मिट्टी के बर्तन विद्युत का कुचालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक होता है। विद्युत आवेश सुचालक की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, पानी विद्युत आवेश का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। बताइए, कहा जा रहा है कि चांदी दिया गया है, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम ये सभी आपके विद्युत का सुचालक होते हैं। तो आंसर दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। तो ये सभी एक अच्छे सुचालक होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है किसी ठोस धातु का उष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किसी ठोस धातु का उष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होगा। तो देखिए बढ़ते तापमान के साथ अगर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घटेगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा,
जबकि अर्धचालक में दोस्तों आपके बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है। ऊष्मारोधी की बात करेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका हो जाएगा बेकेलाइट, शुष्क हवा और कागज। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। कहा जा रहा है कि डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊष्मा के कुचालक की दोस्तों बात करेंगे तो आपका देखिए पीबी और आपका एचजी होता है जो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स याद रखना है सौर कुकर के अंदर का रंग काला होता है क्योंकि काला कलर ऊष्मा का एब्जॉर्ब करता है। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाती है। आंसर लगाएंगे दोस्तों आप लोग। राइट आंसर क्या है तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है गलनांक। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहा जाता है। तो इसे जमनांक कहा जाता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इसे क्वथनांक कहेंगे। सॉरी क्वथनांक नहीं कहेंगे। देखिए फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है इसे क्या कहा जाता है, इसे हिमांक बिंदु कहा जाता है। तो हिमांक बिंदु ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है ऑप्शन आपको बी में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा इंटरचेंज हुआ है ऑप्शन आपका। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है। बताइए आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका पानी का क्वथनांक क्या है। 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक होता है। आपको फ़ारेनहाइट में लेकर के जाना है। फॉर्मूला ऑलरेडी कवर करा दिया है। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमीकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं ऐसा डैश के कारण होता है। पानी देखिए आपके जमता है। फ्रीजिंग करने का मतलब है जमना और जब पानी जमता है तो इसका आयतन आपके बढ़ता है। तो इस कारण से तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन के कारण से, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है। पूछा है कि केल्विन पैमाने में क्या होता है पानी का क्वथनांक बिंदु। तो पानी जो आपका खोलता है ये आपके खोलता है 100 आपका डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो क्वथनांक पूछा है तो पानी का क्वथनांक सिंपली आपको इसमें 273 ऐड करेंगे ये आपका 373 आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है। देखिए वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है इसे कहा जाता है क्वथनांक। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बात करी जाए तो नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है। चलिए आंसर करिए आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है ये आपको नंबर पूछा है। तो 100 डिग्री आपका सेल्सियस यानी कि आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पानी का पूछा है क्वथनांक बिंदु क्या है तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जल का वाष्पीकरण होता है। जल की वाष्पीकरण की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे ये आपके समस्त तापमान पर होता है। जबकि क्वथनांक की अगर बात करेंगे तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। और जो वाष्पन की प्रक्रियाएं होता है ये किसी निश्चित टेम्परेचर पर नहीं होते। ये आपके सभी जो है आपके तापमान पर आपके संभव होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक सतही घटना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी पूछा है कि डैश के कारण ठंडा रहता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा वाष्पन के कारण से। ये सभी क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिख जाए तो फ्रेंड्स आप निश्चित रूप से इसको आप गर्दा उड़ा के आएंगे। तो यहाँ पर देखिए वाष्पन ना होकर के वाष्पोत्सर्जन आपका होगा। यहाँ पर देखिए डी नहीं होगा। अब देखिए कन्फ्यूजन तो निश्चित रूप से आपका रहेगा इस प्रकार से अगर ऑप्शन देता है और मुझसे भी गलत हो सकता है। लेकिन ऑप्शन जब यहाँ पर दिखता है तब आपको पता चलता है कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इस कारण से एग्जाम हॉल के अंतर्गत आपको सभी ऑप्शन को एक बार देखना है। अगला क्वेश्चन कहा जाए रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। रेफ्रिजरेटर के अंतर्गत दोस्तों बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका रेफ्रिजरेटर में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि सिंपल सा एक रीजन देना है। राहत अनुभव होता है इसलिए क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किस तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पूछा है कि किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि इस तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापमान नियम पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फर्स्ट कहा जा रहा है कि गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती है। देखिए कहा जा रहा है कि गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होता है पदार्थ के थर्मोडायनेमिक्स गुण, ऑप्शन आपका अपने डी को दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होता है तो पदार्थ के थर्मोडायनेमिक्स के गुण, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। स्थिर अवस्था में ऊष्मा तात्पर्य क्या है, ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य क्या है। तो आपका हो जाएगा कि ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है ऊष्मा गतिकी का पूछा जा रहा है कि सुनीमान नियम यह बताता है कि ऊष्मा गति की दर, दोस्तों बात करेंगे इसका सुनीमान नियम क्या बताता है। तो आपका देखिए राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी। जो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, एक बार इसको जूम करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज किया है तो इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि ऊष्मा गतिकी का सुनीमान नियम यह बताता है क्या। तो आइए डायरेक्ट इसको हिट करते हैं। तो देखिए ऊष्मा गतिकी का सुनीमान नियम यह बताता है दोस्तों आपका कि जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आपको सही दिया गया है। सही की दोस्तों बात करेंगे आपका हो जाएगा कि जो है जल का विशिष्ट आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पूछा रहे कि टेम्परेचर पर ऊष्मा दी जाती है तो पहले आपका घटता है फिर आपका बढ़ता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जाता है वह उपकरण क्या है, ये आपको पर बताना है। तो ये आपका है विकिरण यानी अवरक्त पायरोमीटर, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक कहा जा रहा है ऊष्मा गतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड डैश पहुंचते हैं। दो पिंड डैश पहुंचते हैं तो आपका देखिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जब दो पिंड आपके समान तापमान तक पहुंचते हैं, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ऊष्मा गतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह कहा जा रहा है कि डैश कहलाता है। ऊष्मा गतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है, ये फ्रेंड्स आपका कहलाता है समतापीय, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। अभी देखिए बार बार कई बार मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि ऊष्मा गतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण नियम को जानते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऊष्मा गतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम नियम से, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि डैश का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका किया जाता है थर्मोस्टेट का। देखिए थर्मोस्टेट जो होता है ये जो टेम्परेचर होता है इसको ये कांस्टेंट करता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। ऊष्मा संतुलन पूछा है कि हीट ब्रिज क्या है। देखिए ऊष्मा संतुलन की अगर फ्रेंड बात करी जाए तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच का जो संतुलन होता है इसे फ्रेंड्स आपका कहा जाता है हीटिंग संतुलन, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा गतिकी को पूछा है कि ऊष्मा गतिकी को कौन सा नियम एंट्रोपी परिभाषित करता है। ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी परिभाषित करता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके सेकेंड लॉ करता है। ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम यह कहता है कि बंद प्रणाली की एंट्रोपी समय के साथ अधिकतम होने की प्रवृत्ति रखती है, ये आपके ऊष्मा गतिकी का नियम कहता है। जबकि दूसरा गति नियम फ्रेंड्स ये कहता है कि एक बंद प्रणाली में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा व्यवस्थित से यानी अव्यवस्थित की ओर होता है, ये आपके एंट्रोपी कहता है। एंट्रोपी में ऊर्जा का जो फैलाव होता है ये प्रणाली की अव्यवस्था का माप होता है,
ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में लोग इतना ही क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि कंप्लीटली आपको थर्मोडायनेमिक्स से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे इसको कंप्लीटली यहाँ पर मैंने आपको रिवील करा दिया। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। जो घंटी का आइकन दिखता है उस पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना है, ताकि जब नेक्स्ट क्लास कोई भी इंपॉर्टेंट आपका अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आपको अवश्य ज्वाइन करना है, जहां पर आप बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।